वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड थ्योरी को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए मैंने 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को पिक किया है इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है। एक स्मॉल स्फीयर है इसका, जिसका मास m है और इस पे जो चार्ज है वो प्लस q है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना। और इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ना, इस सरफेस पे, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और सामने इसके वर्टिकल वॉल है l डिस्टेंस पे। ठीक है, हमें ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा इस स्फीयर को वापस अपनी पोजीशन में आने में अगर कोलिजन जो है वॉल के साथ इलास्टिक है, राइट। ठीक है, तो अगर कोलिजन इलास्टिक है और इसको हमने रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया है तो इसको कितना टाइम लगेगा वापस अपनी पोजीशन पे आने के लिए, राइट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइटवर्ड डायरेक्टेड है। तो कैसे अप्रोच करेंगे? तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, राइट। फोर्स कितना होगा यहाँ पर? फोर्स जो होगा वो QE होगा। ये किधर होगा? राइटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर ही होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो इस पे राइटवर्ड होगा। तो एक्सेलरेशन भी देखेंगे तो कितना हो जाएगा? QE/m लिखेंगे, राइट। इतना राइटवर्ड होगा एक्सेलरेशन। अब जब ये से कोलाइड करेगा तो क्या होगा? और क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो इलास्टिक कोलिजन है, तो लेट्स से कि अगर ये रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेट्स से ये V से स्ट्राइक करता है बिफोर कोलिजन, मतलब बिफोर कोलिजन ये सिचुएशन है। आफ्टर कोलिजन का सिचुएशन क्या होगा? और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, या ऐसा कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, या फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। जब ये कोलाइड करेगा तो इसका वेलोसिटी रिवर्ट हो जाएगा। हमें पता है अगर V से कोलाइड करेगा तो V से ही रिवर्ट होगा क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स इस पे काम करेगा वो राइटवर्ड ही काम करेगा। मतलब फॉरवर्ड मोशन में ये एक्सेलेरेटेड है और जब ये रिटर्न होगा तो उसमें क्या होगा? रिटार्डेड होगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये क्लियर है क्योंकि सिचुएशन सिमिलर है एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वो चेंज हो रहा है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ से 0 से वेलोसिटी V हुआ और V से ये वापस यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट। तो जितना टाइम फॉरवर्ड जर्नी में लगेगा उतना ही टाइम बैकवर्ड जर्नी में लगेगा, राइट। तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड जर्नी में टाइम निकाल लें, है ना। तो कितना होगा? सो टाइम टेकन इन फॉरवर्ड जर्नी, तो L लिखेंगे हाफ UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, बट U तो हमारे क्योंकि रिलीज फ्रॉम रेस्ट है तो U तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू QE/m, है ना। ये एक्सेलरेशन इंटू T स्क्वायर, तो T यहाँ से कितना होगा? 2ml/QE का रूट अंडा। तो टोटल जो टाइम लगेगा, अब जब ये डिसेलरेट होगा तो V से वापस ये 0 पे आएगा अपने पोजीशन पे। जब ये वापस आएगा अपने पोजीशन पे तो V से 0 आएगा तो उतना ही टाइम लगेगा, राइट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो टोटल जो टाइम लगेगा, टोटल टाइम जो होगा, ये जो आया है मेरा फॉरवर्ड जर्नी का, तो बैकवर्ड जर्नी फॉरवर्ड जर्नी दोनों का सेम होगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा, नहीं। सो 2 इंटू रूट अंडर 2ml/QE, या इसको अगर अंदर ले जाएं तो कितना होगा? 8ml/QE। ये अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 टाइम्स हो जाएगा, 8ml/QE। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, सिंपल। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है कि एक इंक्लाइन प्लेन में एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है और इस पे जो चार्ज है वो q है, राइट। एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, यही है, ये राइटवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। और ये रफ सरफेस है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये रफ सरफेस है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है ना। म्यू है मेरा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो G होगा इस तरफ होगा, ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ होगा।
तो हमें बताना है कि फाइंड वैल्यू ऑफ, है ना, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना, so that block is just about to move in downward, मतलब डाउन द इंक्लाइन बोलेंगे, इन डाउनवर्ड या डाउन द इंक्लाइन, जस्ट अबाउट टू मूव डाउन द इंक्लाइन, है ना, डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, ये ब्लॉक है, इसका मास है, इस पे चार्ज Q है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें वैल्यू बताना है जिससे ये जस्ट मूव करने के पोजीशन में आ जाए इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कैसे अप्रोच करेंगे? तो सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अगर हम इसका FBD बनाएं तो इस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो Q इंटू ई राइटवर्ड होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड है, तो फोर्स इस तरफ लगेगा। ये जो नॉर्मल ये जो इंक्लाइन प्लेन पे फोर्स लगा है ये नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में। mg जो है इस पे नीचे इधर काम करेगा नहीं, और क्योंकि यहां पर इसका टेंडेंसी है नीचे मूव करने का, तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा, इस तरफ नहीं, फ्रिक्शन इधर काम करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन इस तरफ काम करेगा, इसको मतलब, है ना, ऐसे ऐसे दिखा देते हैं। तो फ्रिक्शन जो होगा इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग ही काम करेगा, और ये कैसा होगा, अबाउट टू मूव है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, राइट, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा नहीं। तो देखिए ये लिमिटिंग होगा और ये अलॉन्ग द इंक्लाइन होगा, ये अप द इंक्लाइन काम करेगा। QE इधर काम करेगा, राइटवर्ड काम करेगा, ये थीटा है। और mg का देखें तो mg का दो कंपोनेंट होगा, इसको हम फर्दर ऐसे रिड्रॉ कर सकते हैं। अगर सारा कंपोनेंट हम तोड़ लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये नॉर्मल इधर काम कर रहा है नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है F लिमिटिंग इधर काम करेगा। एट द सेम टाइम QE का जो कंपोनेंट होगा वो भी अप द इंक्लाइन काम करेगा, वो कितना होगा, QE cos थीटा। फिर QE का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल मतलब जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, तो इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, QE sin थीटा होगा। फिर mg का देखें तो mg का जो कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो mg cos थीटा होता है। तो ये दोनों ही इसी डायरेक्शन में होगा। और mg का एक कंपोनेंट जो अलोंग द इंक्लाइन काम करेगा, डाउन द इंक्लाइन, वो mg sin थीटा होगा। तो ये कंप्लीट FBD हो गया। जितना भी फोर्स काम कर रहा था पहले हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और सबको रिजॉल्व कर लिया अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इंक्लाइन प्लेन, राइट। अब क्योंकि जस्ट अबाउट टू मूव है तो F लिमिटिंग जो होगा और प्लस QE cos थीटा, ये किससे बैलेंस हो जाएगा, mg sin थीटा से। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, तो यहां पर एज ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव, तो क्या होगा, mg sin थीटा जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा F लिमिटिंग प्लस QE cos थीटा, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब F लिमिटिंग क्या होगा, अच्छा नॉर्मल अगर देखें, नॉर्मल कितना होगा, यहाँ पर नॉर्मल बैलेंस होगा, इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, सो mg cos थीटा प्लस QE sin थीटा से बैलेंस होगा, ठीक है। और अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखें, F लिमिटिंग लिखें, तो F लिमिटिंग होगा म्यू इंटू नॉर्मल, है ना, तो म्यू इंटू ये वैल्यू रख दें यहाँ पर, म्यू इंटू mg cos थीटा प्लस QE sin थीटा हो जाएगा, ये नहीं, तो ये वैल्यू आ गया। अब क्या करना है इसके बाद, अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दें हम लोग, है ना, ये जो वैल्यू आया है यहाँ पर, इसको हम इक्वेशन, इसको 3 बोले, सो पुट 3 in 1, तो पुट 3 in 1 तो क्या होगा वैल्यू, तो यहाँ पर ऐसा रख दिया हमने, सो पुट 3 in 1, सो पुट 3 in 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू, तो mg sin थीटा, है ना, mg sin थीटा जो होगा ये होगा म्यू इंटू mg cos थीटा प्लस QE sin थीटा एंड प्लस QE cos थीटा। हमें E चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ से mg sin थीटा, है ना, इसको एक्सपैंड करें तो म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू इंटू QE sin थीटा प्लस QE cos थीटा हो जाएगा,
राइट। इस टर्म को इधर ले आते हैं, mg कॉमन हो जाएगा तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, राइट। और यहाँ पर QE कॉमन ले लें अगर हम, तो QE कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, करेक्ट। तो यहां से E का जो वैल्यू होगा फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कितना, mg इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय Q इंटू म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नहीं, तो ये डिजायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। तो यहाँ पर मैकेनिक्स का हमने यूज़ किया है, राइट। जो फ्रिक्शन का प्रॉपर्टी तो होता है उसको यूज़ किया है, और साथ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी किसी भी चार्ज को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा, ये सारा प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रॉब्लम। अब लोग देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि एक ब्लॉक है, इस पे चार्ज है प्लस Q, है ना, और ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है विथ वॉल, मतलब यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया हुआ है, और ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो एक वॉल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमें ये बताना है सबसे पहले, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये बताना है इसमें कि हमें एक्चुअली ये प्रूफ करना है कि यहाँ जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक होगा, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक होगा तो उसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो क्या होगा, है ना, वो बताना। और जो एम्पलीट्यूड होगा इसका, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो क्या होगा, ठीक है। तो हमें दो चीज़ बताना है। पहले तो ये दिखाना है कि मोशन इज SHM, सिंपल हार्मोनिक, ये हमें दिखाना है। और उसके बाद हमें टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड क्या लीजिए, या हाँ, टाइम पीरियड ऑफ जो SHM होगा वो कितना होगा, और एम्पलीट्यूड जो होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक क्योंकि हमें दिखाना है मोशन को, तो सबसे पहले हम इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर होगा, जहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए। तो लेट से अभी ये इनिशियली ये नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग, अब ये नेचुरल लेंथ में है ना, अब ये नेचुरल लेंथ में। तो अब जो ये इस प्लस Q पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा उसके से ये कंप्रेस होगा। तो कंप्रेस होगा, साइमल्टेनियसली इसमें स्प्रिंग फोर्स काम करना शुरू करेगा इस डायरेक्शन में। तो एक सर्टेन कंप्रेशन की वजह से, है ना, ये जो ब्लॉक होगा इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाए, क्योंकि स्प्रिंग एक कंप्रेस हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो K इंटू एक्स नॉट काम करेगा, जहां पे एक्स नॉट जो है इसको हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जा रहा है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा QE इधर काम करेगा, राइट। तो यहाँ पर KX नॉट जो है वो QE से बैलेंस हो गया। ये मेरा मीन पोजीशन हो गया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमें पता है कि मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। सो KX नॉट कितना हो जाएगा, QE हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फर्दर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से फर्दर इसको X डिस्प्लेस करते हैं। जैसे फर्दर इधर डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, कंप्रेशन बढ़ जाएगा। तो जो F रिजल्टेंट काम करेगा अब कितना हो जाएगा, पहले से x नॉट था ये कंप्रेशन और x और हमने डिस्प्लेस कर दिया, तो टोटल कंप्रेशन होगा x नॉट प्लस x, नहीं, और kx नॉट, तो इतना कंप्रेशन, ये जो स्प्रिंग फोर्स इधर काम करेगा, बट QE तो कांस्टेंट फोर्स है, वो जैसे लग रहा था पहले वैसे ही काम करेगा। तो ये इस तरफ काम कर रहा है। अगर हम फील्ड के डायरेक्शन में लिखे, लेट से अगर हम फील्ड के डायरेक्शन में लिखे तो ऐसे लिखेंगे, QE हुआ जिधर हमने डिस्प्लेस किया उसी डायरेक्शन में फोर्स को देख रहे हैं, तो QE उधर हो गया, माइनस ये जो काम करेगा कंप्रेशन की वजह से फोर्स इधर काम करेगा, तो x प्लस एक्स नॉट हो गया, है ना। ये रिजल्ट, ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा इसमें। अब इसको एक्सपैंड करें तो QE माइनस के एक्स नॉट। क्लियरली ये जो है QE के एक्स नॉट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, सो माइनस KX आ गया। इसको MA लिखेंगे तो A मेरा कितना हो गया, माइनस K/M इंटू एक्स। हम देख सकते हैं इसको कंपेयर करें SHM के इक्वेशन से, विच इज A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स।
या ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने इधर डिस्प्लेस किया x और इस पर रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब ये रीस्टोर कर रहा है, ठीक है। और ऐसे भी a मेरा माइनस ओमेगा स्क्वायर x आ गया, तो यहाँ पर ये जो मोशन होगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, क्योंकि यही सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रॉपर्टी है, राइट। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड होगा, अब ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर जो होता है दैट इज 2π/t का होल स्क्वायर, और ये मेरा कितना हो गया k/m के इक्वल हुआ, तो t जो होगा 2π√m/k, तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया, ठीक है। अब अगर देखें कि एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, है ना, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, पहले एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। तो मीन पोजीशन हमें पता है कि x0 जो था मेरा वो कितना था, q था, तो मीन पोजीशन हमें पता है इतने स्ट्रेच पे है, और अब हमें मैक्सिमम स्ट्रेच भी निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम स्ट्रेच निकालने के लिए हमें वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। अगर ठीक से देखा जाए तो यहां पर क्या होगा, है ना, तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या बोलेंगे कि ये जो स्प्रिंग का जो वर्क डन होगा एक्चुअली Q इंटू लिखते हैं x मैक्स, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो वेलोसिटी इसका जीरो हो जाए, जैसे अभी ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, और जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब भी रेस्ट के कंडीशन में आएगा, राइट। तो QE इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होगा, राइट, ये कंप्लीटली किस में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट टू रेस्ट का कंडीशन है, तो ये कंप्लीटली स्टोर हो जाएगा स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में। सो QE x मैक्स जो होगा हाफ के x मैक्स स्क्वायर करेंगे, राइट। तो यहां से जो x मैक्स होगा ये कितना हो गया, 2QE/k हो गया, मतलब x0 हो गया इक्विलिब्रियम कंप्रेशन, मतलब सिचुएशन क्या है हमारे पास, है ना। तो ये मेरा, है ना, जैसे ये अभी नेचुरल लेंथ है, तो नेचुरल लेंथ से x0 जो हो गया ये इक्विलिब्रियम हो गया, और x मैक्स इधर हो गया, राइट। x मैक्स कहीं यहाँ होगा, हम देख सकते हैं ट्वाइस है इसका, नहीं ये QE/k ये ट्वाइस है, तो कहीं यहाँ होगा। अब मीन पोजीशन ये है हमारा, नहीं, तो एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा ना, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जो a होगा वो कितना हो जाएगा, x मैक्स माइनस x0, सो 2QE/k माइनस QE/k, तो कितना हो जाएगा QE/k हो गया, ठीक है। तो ये मेरा एम्पलीट्यूड हो गया, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया थर्ड प्रॉब्लम। अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ, है ना। तो जो फोर्थ प्रॉब्लम हमारा कुछ इस तरीके से है, एक स्मॉल स्फीयर है, इस पे जो चार्ज है वो है 2 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम मतलब क्या होगा, 2 × 10⁻⁶ कुलम हो गया, राइट। इसका मास m दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इससे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, ये है 3 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर, है ना, न्यूटन पर कूलम, इतने का एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल क्या होगा, ठीक है। और g जो है नीचे, ये वर्टिकली डाउन डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमें बताना है कि इस प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होगा वो कितना होगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बताना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ भी देखा जाए तो काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉम्बिनेशन है ये प्रॉब्लम, राइट। तो कैसे अप्रोच करेंगे, हमें ऑलरेडी पता है काइनेमेटिक्स से, हमने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता था वो कितना होता था, 2u sin θ/g होता था, या हम इसको लिख सकते हैं कि 2 × uy/ay, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो u का वर्टिकल कंपोनेंट होता था वो रिस्पॉन्सिबल होता था, और जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर यहाँ पर कैलकुलेट करें
तो यहां पर जो ए वाई होगा वो कितना हो जाएगा, एम जी इस पे इधर काम कर रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो एम जी नीचे काम कर रहा है और इसकी वजह से जो फोर्स काम करेगा क्यू ई ऊपर काम करेगा, तो नेट जो एक्सेलेरेशन होगा नीचे के डायरेक्शन में कितना होगा, एम जी माइनस क्यू ई बाय एम हो जाएगा। नहीं, ये वैल्यू निकाले हम तो जी माइनस क्यू ई बाय एम आ गया। नहीं, जी मेरा 10 है, क्यू कैलकुलेट करें तो क्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, माइक्रो कूलम है, 10⁻6 हो गया। ई की बात करें तो 3 इंटू 10⁻6 हो गया, एंड बाय एम, ये एम जो है ये 1 kg दिया हुआ है, स्फीयर का जो मास है, स्मॉल स्फीयर का मास 1 kg है, तो 1 हो गया। नहीं, तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो यहां से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2 इंटू यू साइन थीटा, तो कितना होगा 10 साइन 45 डिग्री। नहीं, और ए वाई मेरा 4 आ गया यहाँ पे, सो 20/4 इंटू 1/√2, सो 5/√2 सेकेंड आ गया। नहीं, अब रेंज निकालना है तो रेंज में क्या करेंगे, इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका कोई भी रोल हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए नहीं होगा, राइट। तो यहां पर जो रेंज होगा इसका एक्स कंपोनेंट ले लें, सो 10 इंटू कॉस 45, मतलब यू का एक्स कंपोनेंट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 10 इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, सो 10/√2 इंटू 5/√2, तो ये आ जाएगा 25 मीटर। तो जो रेंज होगा इसका कितना आ जाएगा, 25 मीटर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में कि मेरे पास 2 कंडक्टिंग प्लेट हैं, राइट। दोनों कंडक्टिंग प्लेट पे चार्ज, इस पे जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में, है ना। इस टाइप का जो सिस्टम होता है इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। ये बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी इस प्रॉब्लम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कि ये वर्टिकली, मतलब ये इस डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टेड है, ई दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को हम प्रोजेक्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं u वेलोसिटी से, इसका मास m है और इस पे जो चार्ज है वो e है। नहीं, ये जो डिस्टेंस है ये l दिया हुआ है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये जो कंडक्टिंग प्लेट है इसका लेंथ l दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना है कि ये जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन जो है ये किस वेलोसिटी से एग्जिट करेगा, है ना, इस प्लेट से बाहर एग्जिट करेगा, ठीक है। तो जब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट पूरे प्लेट में अवेलेबल है, तो ये किस वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा, ठीक है, वो बताना है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है, और साथ में हमें ये भी बताना है कि इस डायरेक्शन में, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। ये जो मोशन हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, इसलिए ग्रेविटी नहीं लेना है हमें, ठीक है। मतलब दोनों प्लेट जो है कुछ इस तरीके से है ना, दोनों प्लेट कुछ इस तरीके से है, राइट। और यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया है तो ये ऐसे कुछ ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ऐसा है सिचुएशन, वर्टिकल सिचुएशन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा सिचुएशन है। तो हमें बताना है कि ये किस मैग्नीट्यूड और इसकी जो वेलोसिटी जिससे ये एग्जिट होगा इस फील्ड से बाहर, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा जब ये एग्जिट होगा। मतलब बेसिकली ये y पूछा जा रहा है कितना होगा, ठीक है। तो हमें v बताना है कि किस, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना, with which electron exits from electric field of plates between plates, है ना। और साथ में हमें डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन बताना है ना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टी बताना है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि ये इधर क्यों डेविएट होगा, तो ठीक से देखें अगर हम, है ना,
तो लेट्स से ये डायरेक्शंस को हम एक्स कहते हैं, इधर इधर एक्स कह रहे हैं, इधर वाई कह रहे हैं, राइट। तो अगर ठीक से देखें हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो उस पर फोर्स किधर काम करेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही काम करता है, बट नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ काम करेगा। तो इस पर जो फोर्स काम करेगा, इस पर यू इधर है और इस पर जो फोर्स काम करेगा एफ, उसको लिखेंगे ई इंटू ई। ई जो है इसका चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हो गया, ठीक है। तो इतना हो गया। तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो वाई के डायरेक्शन में होगा, वो कितना होगा, ई ई बाय एम, ठीक है। एक्स में बात करेंगे तो इसका कोई भी कंपोनेंट इधर एक्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ए एक्स 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो जब ये यहां से एग्जिट करेगा तो लेट से इधर का वेलोसिटी वी एक्स है, इधर वी वाई है। अच्छा, एक चीज और है कि ये इसको हिट नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये बिना इसको हिट किए हुए एग्जिट कर रहा है। मतलब ऐसा भी हो सकता था पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं दिया हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले इसको हिट कर जाता, बट इसको हिट नहीं कर रहा, बिना हिट किए हुए ये इससे एग्जिट हो रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लें वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। जैसे 2 डायमेंशनल मोशन को हम लोग डील करते थे काइनेमेटिक्स में, राइट। तो ये भी बेसिकली एक काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक कॉम्बिनेशन है प्रॉब्लम, राइट। तो ए वाई ए एक्स हमने निकाल लिया। अब जब वी एक्स लिखेंगे तो वी एक्स कितना हो जाएगा, ये होगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ये तरीका था लिखने का। तो यू एक्स जो है वो तो यू ही हो गया ना यहाँ पर, और ए एक्स मेरा 0 है तो 0 इंटू टी कितना होगा, यू ही हो जाएगा, ठीक है। टाइम निकाले तो टाइम कितना लगेगा इस डायरेक्शन में, मतलब जो वेलोसिटी है ये जो है ये कांस्टेंट रह गया नहीं एक्स के डायरेक्शन में। तो टाइम सीधे लिख सकते हैं एल बाई यू, क्योंकि इधर का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर काम कर रहा है। तो कोई भी फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर काम कर रहा है तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोई भी कॉम्पोनेंट इसके अलॉन्ग आएगा ही नहीं, बट उसके डायरेक्शन को जरूर चेंज कर देगा, ठीक है। तो टाइम जो होगा वो सीधे हो गया, हमने एक्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखा विच इज एल, और वेलोसिटी यू ही रह गया थ्रू आउट, तो एल बाई यू हो गया टाइम। अब वी वाई क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो वी वाई जो होगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू वाई क्या होगा, अब यू का जो कॉम्पोनेंट है इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में यू का कॉम्पोनेंट, तो यहाँ पर जो यू वाई बोलेंगे, यू वाई कितना हो जाएगा 0। यू कॉस 90 बोलेंगे तो इसका कोई भी कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है, वाई के डायरेक्शन में नहीं है, तो ये 0 हो गया। और ए वाई मेरा ये है ई ई बाई एम, और जो टाइम है वो कितना है मेरा एल बाई यू, तो इतना हो गया, राइट। मतलब अब कुल मिला के सिचुएशन हमारे पास ऐसा है ना, कि जो वी एक्स है, वी एक्स मेरा यू आ गया, वी वाई जो है वो कितना आ गया ई ई एल बाई एम यू, राइट। तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करेंगे। अब ये सारा वैल्यू रख दें, सो यू स्क्वायर प्लस ई ई एल बाय एम यू का होल स्क्वायर, राइट। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। हम चाहें तो ये एंगल भी निकाल सकते हैं कि किस एंगल से ये एग्जिट करेगा, तो उसे डायरेक्शन पता चल जाएगा। सो टैन थीटा कितना हो जाएगा, वी वाई बाय वी एक्स। सो ई ई एल बाय एम यू इंटू यू, सो ई ई एल बाय एम यू स्क्वायर। नहीं, तो ये जो टैन थीटा है वो डायरेक्शन भी दे देगा, थीटा को हम टैन इनवर्स ई एल बाय एम यू स्क्वायर से लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन भी पता चल गया हमें, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। अब टाइम भी हमें पता चल गया। अब y में कितना ये ट्रैवल करेगा इस टाइम एल बाई यू में, तो y के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा, y जो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y डायरेक्शन होगा यू वाई इंटू टी, है ना, प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो यू वाई तो मेरा 0 हो गया, u का जो कॉम्पोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, u का कॉम्पोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू ई ई बाई एम, और t हमें पता है l बाई यू का होल स्क्वायर। नहीं, सो दिस कम्स टू बी ई ई एल स्क्वायर बाय एम यू स्क्वायर। नहीं, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया अलॉन्ग y डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा 5th प्रॉब्लम हो गया। अब हम लोग लास्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, है ना, 6th प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। जो 6th प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है। 2 स्मॉल स्फीयर हैं, है ना, दोनों पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, यहाँ भी चार्ज प्लस क्यू है ना, और ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसका मास m है और इस पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू है। एक स्मॉल स्फीयर है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है स्फीयर।
तो क्वेश्चन ये है, और ये एक वर्टिकल प्लेन में एक दूसरे के साथ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है वर्टिकल प्लेन में। तो क्वेश्चन क्या है कि कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए इस स्फीयर को, है ना, इसको लेट्स से स्फीयर ए कहते हैं, इसको स्फीयर बी कहें, है ना। तो यहाँ पे स्फीयर बी फिक्स्ड है, तो मिनिमम स्पीड है ना, that should be given to sphere A such that it completes vertical circle, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जो मोशन हो रहा है वो वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो नीचे की तरफ है, ठीक है, इस तरफ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मास है, इस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है। तो मिनिमम स्पीड क्या दें जिससे ये सर्कल को कंप्लीट कर ले, राइट। तो सबसे पहले हमें कंडीशन ढूंढना पड़ेगा सर्कल को कंप्लीट करने का। तो कंडीशन क्या होगा, पहले हम देखते हैं जब हम यहाँ इसके टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुंच जाए, यहाँ अगर ये यहाँ तक पहुंच गया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली सर्कल को कंप्लीट कर लेगा। तो पहले यहाँ देखते हैं, अगर ये यहाँ पहुंच गया तो कंडीशन हमें क्या चाहिए जिससे ये सर्कल को कंप्लीट कर ले, राइट। तो ऑब्वियसली टेंशन तो चेंज होगा, यहाँ पर जो सिचुएशन होगा, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर mg इधर काम कर रहा है, यहाँ पर टेंशन कुछ T1 होगा, यहाँ पे स्पीड u है। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो कुछ चेंज होगा वेलोसिटी यहाँ पर, है ना, v हो गया। यहाँ पर जो होगा टेंशन लेट से T2 होगा और mg यहाँ पे नीचे काम कर रहा होगा। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो mg जो है ये नीचे की तरफ काम कर रहा है, नहीं, T1 और mg एंटी पैरेलल है, यहाँ पे T2 और mg दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो टेंशन मेरा चेंज होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या बनेगा यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो यहाँ पे अगर हम लिखें डायनेमिक्स, अगर लिखें डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सो फ्रॉम डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इस पॉइंट को लेट से हम P बोलें, इस पॉइंट को Q बोलें। तो फॉर डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एट पॉइंट Q, तो क्या लिखेंगे T2 प्लस mg, है ना, इज इक्वल टू, और साथ में यहाँ पर, अच्छा, एक इस पे इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम कर रहा है, उसको Fe कहते हैं, Fe जो है यहाँ पर देखेंगे तो Fe इधर काम करेगा, राइट, Fe। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, kq स्क्वायर बाय l स्क्वायर, कूलम्बिक फोर्स जो होगा इस दोनों के बीच में। तो यहाँ दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, दोनों चार्ज सिमिलर है, तो kq स्क्वायर बाय l स्क्वायर होगा, नीचे की तरफ काम करेगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ काम करेगा। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे लिखें तो क्या लिखेंगे, T2 प्लस mg माइनस Fe ऊपर के डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय l, ठीक है। या यहाँ से T2 जो लिखेंगे कितना होगा, Fe, है ना, प्लस mv स्क्वायर बाय l माइनस mg। और ये जो टेंशन, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, करेक्ट। अगर इसको सर्कल कंप्लीट करना है तो दिस टेंशन हैज टू बी ग्रेटर देन 0, है ना। अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं बिटवीन पॉइंट P एंड Q। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगा सकते हैं, ठीक से देखें अगर हम, तो यहाँ पर जो टेंशन काम कर रहा है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर, अगर ठीक से देखा जाए तो टेंशन और Fe किसी भी इंस्टेंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, टेंशन जो होगा किसी भी इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, चाहे यहाँ हो कहीं भी हो। टेंशन क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में काम करेगा और जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है वो भी रेडियल डायरेक्शन में काम करेगा, और डिस्प्लेसमेंट टैंजेंट के अलॉन्ग हो रहा है। तो टेंशन का कोई भी वर्क डन जो होगा वो नहीं होगा इसके डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में, नहीं, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे जो टेंशन है वो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, नहीं, अगर ये डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट बोलें तो ये किसी भी इंस्टेंट परपेंडिकुलर है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट में किसी भी इंस्टेंट पे, तो उसका वर्क डन नहीं आएगा। सिर्फ जो वर्क डन आएगा mg का आएगा, मतलब mg है कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है हमारा, राइट। तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो सिर्फ mg का जो है वर्क डन आएगा, है ना।
क्योंकि mg की बात करें तो mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। तो mg का वर्क डन आ जाए, जैसे कोई भी इंटरमीडिएट इंस्टेंट लें तो mg इधर काम करेगा, लेकिन जो टेंशन है वो रेडियल डायरेक्शन में काम करेगा, Fe है वो रेडियल डायरेक्शन में काम करेगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, नहीं dr मेरा इधर है, तो इसका वर्क डन 0, इसका वर्क डन 0, बट mg का वर्क डन, क्योंकि mg के साथ हमेशा 90 का एंगल नहीं होगा, तो mg का वर्क डन आएगा। तो क्योंकि mg कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हमें पता है अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा हो सिस्टम में, तो सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो कंजर्व होगा। तो इस दोनों पॉइंट पे अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो क्या लिखेंगे, हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ mu स्क्वायर हो गया इस पॉइंट पे, और यहाँ जब पहुंचेगा तो हाफ mv स्क्वायर, बट साथ में ये पोटेंशियल भी गेन कर लेगा, ये L है ये L है, तो ये 2L हाइट पे चला जाएगा, सो mg इंटू 2L। तो अगर हम रेफरेंस लाइन यहीं पे लें, रेफरेंस लाइन यहीं पर लें, तो अब यहाँ पर मेरा पोटेंशियल जी 0 हो गया, राइट। तो हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिया, और इस लेवल से 2L ऊपर चला गया है, तो mg इंटू 2L नया पोटेंशियल एनर्जी होगा, और प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से u स्क्वायर जो होगा v स्क्वायर प्लस 4gl आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ से देखिए इस जगह से, है ना, तो इसको लेट से इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। फ्रॉम 1, है ना, हमें क्योंकि मिनिमम का कंडीशन चाहिए, सो फ्रॉम 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 जो Fe है, Fe प्लस mv स्क्वायर बाय L माइनस mg, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो v स्क्वायर अगर लिखें, mv स्क्वायर बाय L लिखें, तो ये mg माइनस Fe होगा, नहीं, या यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं v स्क्वायर ग्रेटर देन gl माइनस L इंटू Fe बाय m, या v स्क्वायर अगर हम मिनिमम वैल्यू ले लें, क्योंकि हमें यहाँ मिनिमम केस चाहिए, यहाँ पे u मिनिमम चाहिए, तो u मिनिमम के लिए v का भी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो लिमिटिंग केस में v स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा gl माइनस l बाय m, और Fe का वैल्यू रख दें यहाँ पर kq स्क्वायर बाय L स्क्वायर, kq स्क्वायर बाय L स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा gl माइनस kq स्क्वायर बाय ml हो जाएगा, राइट। इसको हम 3 बोलते हैं। अब ये जो वैल्यू है ना, क्योंकि यहाँ पे u का मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ क्योंकि और यहाँ पे ये v स्क्वायर का फंक्शन है, तो v स्क्वायर का हमने मिनिमम वैल्यू ले लिया, ये ग्रेटर देन इसके है तो इसका मिनिमम वैल्यू ले लिया, तो ये इतना आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देना हमें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पुट 3 इंटू, सो पुट 3 इंटू, तो क्या होगा, तो यहाँ से u स्क्वायर जो होगा, अब v स्क्वायर का वैल्यू रख दें यहाँ पे gl माइनस kq स्क्वायर बाय ml प्लस 4gl, नहीं, तो ये वैल्यू हो गया, यहाँ पर रख दिया हमने। तो फाइनल जो मेरा आंसर आएगा, है ना, वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 5gl आ गया, है ना, तो माइनस kq स्क्वायर बाय ml आ गया u स्क्वायर का वैल्यू, या u जो मिनिमम होगा यहाँ पर बोलेंगे वो कितना आ जाएगा, 5gl माइनस kq स्क्वायर बाय ml, और क्या हमें पता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो वर्क एनर्जी पावर में जो हमने देखा था कि वहाँ पर कि जो मिनिमम स्पीड चाहिए होता है 5gl होता है। अगर कोई भी दूसरा कंडीशन ना हो, अगर सिर्फ ग्रेविटी ही काम कर रहा हो, ग्रेविटी के अलावा कोई दूसरा फोर्स काम नहीं कर रहा हो, मतलब ग्रेविटी और टेंशन सिर्फ काम कर रहा हो, सो इन दैट केस ये 5gl होता था। बट यहाँ पर क्या हुआ, 5gl माइनस kq स्क्वायर बाय ml आ गया, क्योंकि एक एडिशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसकी वजह से इसका जो फॉर्मेट होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इतना मिनिमम स्पीड हमें चाहिए होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।